नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। संसद के बजट सत्र का अवसान तो 2 अप्रैल को ही होना था, लेकिन ये सत्र अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने 16, 17 और 18 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किन कारणों से बुलाया गया, क्योंकि आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सरकार को 3 दिनों का सत्र बुलाना पड़ रहा है, जबकि देश भर में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसके लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव जी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले पुनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या हो गया सर कि अचानक से सरकार को 3 दिनों का सत्र बुलाना पड़ रहा है? जी, देखिए, जैसा आपने कहा 2 तारीख को ये सत्र खत्म होना था। बजट सत्र का ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा संसद के इतिहास में कि एक बजट सेशन में 2 आपको रिसेस देखने को मिलेंगे। एक रिसेस जो 9 मार्च के पहले जो एक कन्वेंशन रहा है कि बजट प्रेज़ेंटेशन के बाद में रिसेस होता है, फिर सेकंड हाफ बजट सेशन का लगता है। तो वो 9 मार्च से सेकंड हाफ था, 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। वो ख़त्म होना था 2 अप्रैल को, पर अब कल हाउस में ये एक इसकी प्रस्तावना आई कि इसको आप एक रिसेस और कर दें और 2 से 3 हफ्ते के बाद हम फिर मिलेंगे। और फिर बाद में जब एडजर्नमेंट हुआ शाम को, तो पता चला कि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक फिर से 3 दिन का ये सत्र चलेगा। 18 को फिर शायद जो ये सत्र है ये खत्म होगा। अब इसके आधिकारिक तौर पर सरकार ने कोई लिस्ट ऑफ बिज़नेस जो इश्यू किया जाता है वो अभी तक नहीं हुआ है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो सिर्फ़ ये हमें, क्योंकि एक चर्चा विपक्ष ने ये सवाल-जवाब किया कि भई क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप संसदीय कार्य मंत्री का बयान सुनेंगे कल, जब उनसे पहले जयराम रमेश ने राज्यसभा में ये सवाल पूछा कि क्यों बुलाया जा रहा है? ये 3 दिन क्यों आप एक्सटेंड कर रहे हैं? तो उसमें भी जवाब में उन्होंने ये नहीं कहा स्पष्ट तौर से कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिला आरक्षण का जो कानून हमने 2023 में पारित कराया नारी था, बंधन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन हाँ। अधिनियम, उसमें हम कोई संशोधन लाना चाहते हैं। आप बोल देते कि भई हम उसमें संशोधन कर रहे हैं और 3 दिन हमें लगेंगे, तो इसलिए हम ये सत्र बुला रहे हैं, पर वो नहीं किया गया। और बाद में जब उस पे सवाल-जवाब हुआ, तब जाकर के ये बात आई, क्योंकि किरण रिजिजू साहब ने सिर्फ इतना कहा कि देखिए, हम तो विपक्ष के नेताओं को बता चुके हैं, इनफॉर्मली बता चुके हैं, सबको पता है। तो जब सबको पता है तो फिर आप पार्लियामेंट में बोल दीजिए ना। आधिकारिक तौर पे बताने आधिकारिक में क्या तौर पे दिक्कत है? बताने में क्या दिक्कत है? आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये आपका फर्ज़ बनता है कि आप संसद को कॉन्फिडेंस में लें। इंडिविजुअली, इनफॉर्मली आप किसी नेता को जाके क्या कहते हैं, उससे संसद का क्या लेना-देना है? तो आपको इनफॉर्मली ना करके फॉर्मली संसद को बताना चाहिए था कि भई हम ये संशोधन लाना चाहते हैं। उसमें भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। फिर ये बात आई कि भई महिला आरक्षण पर है, तो उस पे महिला आरक्षण पे भी उन्होंने सिर्फ़ महिला आरक्षण से जुड़े हुए जवाब दिए हैं। अब इसमें क्या परिसीमन को लेकर भी कोई विधेयक लाया जाएगा, परिसीमन करने के लिए? वो अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। अभी भी विपक्ष इस पर अटकलें लगा रही है कि ये 2 चीज़ें होंगी, जब ये 3 दिन का जो सत्र बैठेगा, इसमें ये दोनों चीज़ें लाई जाएँगी। महिला आरक्षण में संशोधन किए जाएँगे, जो 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसमें, और परिसीमन पर अलग से एक कानून लाया जाएगा, जिसके आधार पर फिर महिला आरक्षण दिया जाएगा। ये लेकिन अटकलें हैं। अभी तक स्पष्ट तौर पे सरकार ने आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा है। तो फिर मेरा सवाल ये कि जी, 2023 में सितंबर में जब विशेष सत्र बुलाया गया जी, इस नारी वंदन अधिनियम को पास कराने के लिए, तब ये कहा गया कि ये कानून लागू होगा 2034 के बाद। सेंसस हो जाएगा, जी, डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद 2034 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तब विपक्ष ने, आपको जी। याद होगा,
पुनीत जी की सोनिया गांधी से लेकर सभी ने इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। फिर आप इस इतनी जल्दबाजी जी। में ये विशेष सत्र बुलाकर बिल क्यों पास करा रहे हैं? अभी से क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तब सरकार ने लोकसभा चुनाव में माइलेज के लिए इसको किया था। लेकिन अब अचानक से क्या हो गया? सरकार के स्टैंड में ये बदलाव क्यों? जी, वही सबसे ज़्यादा विपक्ष को भी यही बात उत्तेजित कर रही है, और कोई भी इंसान जो संसदीय कार्यप्रणाली में विश्वास रखता है, जो ये थोड़ा भी सोचेगा इस चीज़ को लेकर के, वो ये सवाल करेगा कि 2023 में जब ये कानून लाया गया, वो भी एक विशेष सत्र में लाया गया था। जो मानसून का सत्र था वो खत्म संसद के हुआ, उद्घाटन के और ने हाँ, नए नए संसद का उद्घाटन उसके साथ किया गया, और अगस्त में मानसून सेशन खत्म हुआ। उसके 1 महीने बाद आपने विशेष सत्र बुला लिया ये कह के कि हमें ये पारित कराना है। खैर, पारित हुआ और सर्वसम्मति से पारित हुआ। पर उस वक्त भी ये सवाल उठाए गए विपक्ष के, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी विपक्ष में जिसने ये सवाल नहीं किया कि आप टाइमलाइन हमें बताइए कि ये आप पारित तो करा रहे हैं, पर ये कैसा कानून आप पारित करा रहे हैं जो कब लागू होगा किसी को नहीं पता। 2034 भी एक आंकलन था लोगों का कि 2034 से होगा, क्योंकि उस कानून में लिखा क्या था कि 2023 में ये कानून पारित हो रहा है, 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर हम परिसीमन आयोग बैठाएंगे, और परिसीमन आयोग के आधार पर फिर ये आरक्षण दिया जाएगा। उस वक्त किसी को ये भी नहीं पता था कि संसद कब जो जनगणना है वो कब होगी। कब होगी? वो तो बाद में अनाउंस वो हुई, पिछले पिछले 2025 वर्ष में अनाउंस अनाउंस हुई, हुई। बिल्कुल। तो आपके पास कोई उस वक्त टाइमलाइन नहीं थी। और अब जो है इस सरकार के इस 3 दिन के जो सत्र को बुलाने के लिए, कल मुझे बड़ा अजीब लगा, बहुत अचंभा हुआ ये सुन के कि संसदीय कार्य मंत्री हाउस को ये कह रहे हैं कि हमें ये इसलिए बुलाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार और पार्लियामेंट कमिटेड है एक टाइमलाइन के साथ। तो टाइमलाइन तो थी ही नहीं, और यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि आपने एक कानून पारित करा दिया जो कब इंप्लीमेंट होगा ये किसी को नहीं पता। इसी टाइमलाइन को लेकर तब विपक्ष तब शोर भी विपक्ष ने मचा रहा था। शोर मचाया, और विपक्ष ने उस वक्त ये भी कहा कि भाई इससे तो इस कानून में परिसीमन का कोई सवाल ही नहीं है, तो आप इसको फौरन 2024 में क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? परिसीमन से इसको डीलिंक कीजिए और 24 में इंप्लीमेंट कर दीजिए। सर्वसहमति से तो हम इसको पारित करा ही रहे हैं, और आप अगर 24 में भी करना चाहेंगे तो सारे लोगों का साथ रहेगा। आपने उस वक्त इस चीज को जस्टिफाई किया कि आप 24 में नहीं करना चाहते, ये कह के कि नहीं 26 के बाद जनगणना होगी, 26 तक परिसीमन नहीं हो सकता, और ये सारी बातें हुई। अब एकदम से 30 महीने के बाद सरकार जाग रही है, और ये एक तरह से मैं कहूंगा कि, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री गुमराह कर रहे हैं विपक्ष को भी और संसद को भी, और संसद के माध्यम से देश को भी, ये कह के कि हमने एक टाइमलाइन की कमिटमेंट दी थी, क्योंकि टाइमलाइन की कमिटमेंट तो 2023 के कानून में थी ही नहीं। और सारा बवाल उसी से खड़ा हुआ था, जो राजनीतिक बवाल उस वक्त खड़ा हुआ विपक्ष की तरफ से, वो इसी बात को लेकर के हुआ कि इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार इस 3 दिनों का सत्र बुला ली, अ, अचानक से क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है। हालाँकि 3 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्यों में पहले ही चुनाव खत्म हो जाएगा। हम्म। लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव बाकी होगा। तमाम सांसद, तमाम नेता वहाँ पे चुनाव प्रचार में जब जुटे होंगे, उस बीच में ये 3 दिनों के सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, जैसा कि अब आज कांग्रेस नेता और जो मुख्य सचेतक हैं राज्यसभा में जयराम रमेश, उनने आज एक प्रेस वार्ता रखी थी, और जिसमें उन्होंने कहा, और विपक्ष के बाकी जो दल हैं वो भी सारे यही चीज कह रहे हैं कि ये सत्र जो है ये कोई विशेष सत्र नहीं है या बजट सत्र का एक्सटेंशन नहीं है, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक सत्र है। क्योंकि आप इसकी टाइमलाइन की जो बात है वो यहां आप देखिए कि असम में बीजेपी फेयरली कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को मान रही है। कांग्रेस भी ये चीज अनऑफिशियली मानती है कि असम में उनका बहुत ज्यादा चांस नहीं है। केरला में सभी जानते हैं कि बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा चांस नहीं है। तो इन 2 राज्यों में और पौंडीचेरी में तो 9 अप्रैल को चुनाव हो जाएंगे, खत्म हो गया, वो किस्सा खत्म हो गया। अब आप सत्र बुला रहे हैं 16 तारीख से 18 तारीख तक अप्रैल में।
23 तारीख को पहले चरण का मतदान है बंगाल में, जिसकी कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी 21 तारीख को। तो आपको 16 तारीख से 18 तारीख तक आप एक तो विपक्ष की जो कैंपेन है उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो शीर्ष नेता हैं किसी भी विपक्षी दल के हों, चाहे वो तृणमूल के हों, चाहे वो डीएमके के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे एआईएडीएमके के हों, जो आपके साथी जो संसद में जो संसद के सदस्य हैं, उन सबको आना पड़ेगा। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या तृणमूल के जितने बड़े नेता हैं वो सारे, महुआ मोइत्रा, कल्याण बैनर्जी, डेरेक ओब्रायन, ये सारे लोग जो इनके मुख्य कैंपेनर्स भी हैं, उन सबको दिल्ली में 3 दिन होगा। अभिषेक बैनर्जी को भी दिल्ली में होना पड़ेगा। तो आपके 3 दिन तक कैंपेन कौन करेगा? बीजेपी के पास तो बड़े साधन हैं, वो तो कर लेंगे। प्रधानमंत्री का अपना एक जलवा अलग है, वो भी, और फिर मुद्दा ऐसा है जिसका बीजेपी क्रेडिट लेगी चुनाव में। और 18 को जब सत्र खत्म होगा उसके बाद 19, 20, 21 3 दिन आपके पास इसका ढिंढोरा पीटने के लिए होगा, बंगाल के पहले चरण के चुनाव के लिए और तमिलनाडु के लिए, कि देखिए हमने ये करवा लिया जो 30 साल से नहीं हुआ था। तो 30 महीने तक आप क्या कर रहे थे? जैसा कि कल खड़गे साहब ने कहा कि 30 महीने तक जो आपने 2023 में कानून पारित कराया, तो खड़गे साहब की अपनी शैली एक है, तो उन्होंने अपने तरीके से ये कहा कि वो जो कानून आपने 23 में पारित कराया था उसका आप 30 महीने से तकिया बना के सो रहे थे, और अभी एकदम से आपको ये ज्ञात हुआ कि नहीं, ये तो देखिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो या तो आप इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, या जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आज देश के सामने है वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से, वॉर की वजह से, जो एनर्जी क्राइसिस हिंदुस्तान में हो रहा है, एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ जाएंगे, कितने कम होंगे, क्या होंगे चुनाव के बाद में, कहाँ तक पहुंच जाएंगे, इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो ये सवाल उठेंगे, क्योंकि आप संसद को, संसदीय कार्यप्रणाली को और डेमोक्रेसी को एक जिस पारदर्शिता से चलाना चाहिए आप नहीं चला रहे। तो एक प्रमुख सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्ष की लगातार उनकी मांग रही है कि अगर आप महिला आरक्षण को अगर ला रहे हैं तो क्योंकि राहुल गांधी लगातार, आपको पता है कि एससी एसटी ओबीसी इन दिनों उसी वोट बैंक की वो सबसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं। तो फिर महिला आरक्षण में, और तमाम जो समाजवादी लोग हैं उन्होंने जिस समय 2009-10 में ये विधेयक लाया गया था तब यूपीए सरकार के द्वारा, तो उन्होंने संसद में इसी को लेकर हंगामा किया था कि आरक्षण का क्या प्रावधान है। अभी तक उस पर तो कोई चर्चा है नहीं, तो ये तो विपक्ष कैसे इसको पारित होने देगा? जी देखिए, उस पर कोई चर्चा नहीं है, पर देखिए ये मुद्दा अब इस तरह का है कि आपकी आधी आबादी महिला आबादी है। विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों तरफ की जितनी पार्टीज हैं उनको ये इस चीज का भली भांति आभास है कि आप आधी आबादी को नाराज करके चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। तो यही कारण था कि उस वक्त भी 2023 में तमाम ऑब्जेक्शंस के बावजूद जो विपक्ष के थे वो आपने फिर भी पारित किया सर्वसहमति के साथ। तो जब, और उस वक्त विपक्ष ने अपने सारे जो ऑब्जेक्शंस थे इस कानून को लेकर के वो सदन में रखे, सत्ता पक्ष के सामने रखे कि टाइमलाइन नहीं है, इसमें हमने कोटा विद इन कोटा की डिमांड की है कि ओबीसी को कोटा, की एससी एसटी को तो मिल जाएगा, उनकी डिमांड थी कि ओबीसी को भी हो। अब ओबीसी का कोटा रखने के लिए आपको पहले उनकी जनसंख्या मालूम होनी चाहिए, जिसके लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। कास्ट सेंसस उस वक्त सरकार की तरफ से ये कहा गया था, एजेंडा में नहीं था, और उन्होंने कहा था कि जो लोग कास्ट सेंसस की पैरवी कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं। उसके बाद बात अलग है कि 2024 में जब सीटें कम हो गई और अयोध्या हार गए और सारी चीजें हुई, तो कास्ट सेंसस को कोऑप्ट करके आपने अलाउ कर दिया। पर अब आप, क्योंकि जो बातें चल रही हैं कि 2027 की सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से नहीं होगा, 2011 के हिसाब से होगा, तो क्योंकि 2011 में तो कास्ट सेंसस थी नहीं, तो ओबीसी का रिजर्वेशन आप कैसे करेंगे? तो फिर क्या इतनी सरलता से, जिस तरीके से सरकार ने 3 दिनों का सत्र बुलाया, हालांकि इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी इसको पारित कराने के लिए, क्या तमाम दल, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो क्यों ना हो,
ये सभी लोग राजी हो जाएंगे कि बिना ओबीसी आरक्षण के इसको पारित करा दिया जाए? देखिए, विपक्ष के सामने ये एक, और सत्ता पक्ष के भी कुछ जो साथी हैं, उनके सामने ये एक सवाल ज़रूर होगा कि हम किस हद तक एक ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी दल ये नहीं मैसेज देना चाहेगा महिला वोटरों को कि हमारी वजह से आपका आरक्षण रोक दिया गया। तो सवाल जवाब होंगे, शोर होगा, लेकिन सर्वसहमति से उसको पारित कर दिया जाएगा। और जो एक आपने पहले जो सवाल किया था कि अभी क्यों और ये सारी बातें, तो इसमें जो एक चीज़ बिंदु मैं और जोड़ूँ कि देखिए, विपक्ष की तरफ से अभी भी आज फिर ये माँग रखी गई कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए 29 अप्रैल के बाद, क्योंकि दूसरे चरण का बंगाल का चुनाव 29 अप्रैल को हो जाएगा, तब तक वोटिंग की सारी पाँचों राज्यों की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। नतीजे ज़रूर 4 मई को आएँगे। पर विपक्ष ने कहा है कि आप 29 अप्रैल के बाद में किसी भी दिन बुला लीजिए ऑल पार्टी मीटिंग, सारे विपक्षी दलों को, सत्ता पक्ष के सारे दलों को साथ में बैठाइए और हमें बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और हम आपका समर्थन करेंगे। जिन चीज़ों पे हम नहीं कर सकते समर्थन, आपको बता देंगे कि भाई ये चीज़ें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, या ये चीज़ें हैं जो विपक्ष की बात है जो आपने नहीं रखी है। पर सत्ता पक्ष जो है वो उसको भी नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है। उनकी एक हठ है कि नहीं, हम अभी करेंगे, 16 से 18 ही करेंगे, और ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उसमें ओबीसी कोटा तो नहीं हो पाएगा। एक सवाल परिसीमन को लेकर है, जी, डिलिमिटेशन को लेकर, उस पे चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि वो उस पे भी सरकार नहीं बता रही है कि लेकिन विपक्षी दलों को इस बात की आशंका है कि शायद उससे जुड़ा विधेयक जो है, शायद कुछ प्रस्ताव संसद में जी, विशेष सत्र में लाया जाए। तो जो मैं देख रहा था जैसे 543 लोकसभा की सीटें हैं, बढ़ा के उसको 816 कर दिया जी, जाएगा और उसमें 273 सीटें बढ़ाने का जी, प्रस्ताव, हर राज्य में जितनी मौजूदा लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 50%। जी, लेकिन इस तरीके से सदन जो स्टेट्स हैं उनके जो रिज़र्वेशन है, जी। उसको लेकर आपको क्या नज़र आता है? जी, देखिए मनीष, हमने फेडरल के लिए अभी 2 दिन पहले एक बड़ी विस्तृत एक स्टोरी उस पर करी थी, जिसमें हमने बताया था कि साउथ के जो स्टेट्स हैं, जो अगर आप उसमें उड़ीसा ना गिने, मैं 5 जो मुख्य तौर पे साउथ के स्टेट्स माने जाएँगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये 5 जो स्टेट्स हैं, अगर ये जो 50% फ़ॉर्मूला अमित शाह की तरफ से दिया गया है इन्फॉर्मली पार्टीज़ को, वो अगर लागू होता है, तो हर राज्य के, सिवाय उन राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में जहां सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहां 2 हैं, वहां भी 50% इंक्रीज होगा, तो 816 तक संख्या पहुंचेगी। अब उसमें होगा ये कि कहने को तो सरकार जो फॉर्मूला दे रही है वो एक फेयर फॉर्मूला हुँ। प्रथम दृष्टया लगता है कि भाई देखिए, सभी का 50% बढ़ रहा है। पर हो असल में जब आप नंबर्स में उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होता है? नंबर्स में आप ब्रेक डाउन करेंगे तो साउथ के पांचों राज्य मिला करके, ये जो 5 राज्य मैंने गिनवाए, उनकी संख्या पहुंचेगी 195। जबकि जो नॉर्थ के स्टेट्स और खासतौर से नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट्स हैं, जहां बीजेपी इलेक्टोरली बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, उनकी आबादी अपने आप में करीब-करीब मतलब उनकी जो सीट्स की जो संख्या है, वो अपने आप में करीब-करीब 470 हो जाएगी। जबकि हाल्फवे मार्क 816 के 816 है, उसमें तो ऐसे ही बैठे-बिठाए 408 408 प्लस हुँ, 1 मतलब हुँ। 409 मेजॉरिटी मार्क होगा। तो साउथ में अगर पूरी 195 सीटें भी विपक्ष जीत जाए, तो भी पार्लियामेंट में वो मार्जिन्स पे तो रहेगा। पॉलिटिकली इर्रेलेवेंट हो जाएगी। इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। आप चाहे कितने ही दमखम से अपना कोई सजेशन दे दें, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, ये उसके ऊपर तो है। इससे तो फिर उत्तर बनाम दक्षिण जो है वो वो एक डिवाइड और ज़्यादा, वो एक खाई की तरह फैलता जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये जिस तरीके से पूरी जो ये प्रक्रिया हो रही है, चाहे महिला आरक्षण की हो, चाहे परिसीमन की हो, जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसमें है कि सरकार जो चाहेगी वैसे कर लेगी, तो ये आप संसद को अभी से ही आप एक नोटिस बोर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हमने आकर के वहाँ अपना एक पर्चा लगा दिया है सरकार ने, और अब बाकी विपक्ष माने या ना माने, हम तो ऐसे ही सदन को चलाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी एक ट्रेंड बन गया है पिछले 10-12 सालों में, और बढ़ता जा रहा है ये ट्रेंड।
इसमें अगर इस तरह का एक संख्या बल में भी ऐसा एक नॉर्थ साउथ का भेदभाव हो जाएगा, तो फिर आप सोच सकते हैं कि संसद की कार्यप्रणाली में, कार्यशैली में कितना एक गिराव आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जी, विस्तार से नारी बंधन अधिनियम को लेकर और डिलिमिटेशन को लेकर हमारे दर्शकों को बताया। तो जैसा कि आपने बताया कि सरकार ने नोटिस बोर्ड जो है एक तरह से संसद संसद को को बना लिया। बना दिया है और जब मन चाहे जिस तरीके का बिल है वो लेकर आती है। अभी भी हमने बजट सत्र में देखा भले ही पश्चिम एशिया में इतना ज़्यादा तनाव है उसके कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विपक्ष माँग करता रहा लेकिन उस पे चर्चा नहीं हुआ। लेकिन सरकार जिन मुद्दों को लाना चाहती है, जिस विधेयक को लाना चाहती है, उसे लाती है, उस पे चर्चा भी कराती है और विपक्ष की अनदेखी होती है और एक बार फिर से 3 दिनों का तब सत्र बुलाया जा रहा है जब देश भर में चुनाव को लेकर जोर-शोर से तैयारी चल रही है और इस बीच विपक्ष की आपत्ति के बावजूद सरकार माना जा रहा है कि जिस तरीके से कहा नहीं गया सरकार की तरफ से लेकिन नारी बंधन अधिनियम में संशोधन लेकर आ सकती है और डिलिमिटेशन से भी जुड़ा कुछ विधेयक लेकर संसद में आ सकती है। तो आज आपने ये चर्चा सुनी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए हमारी इस चर्चा को लेकर और यदि कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिए और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो आप देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।